फिजियोथेरेपी और काइरोप्रैक्टिक की दुनिया के मशहूर नाम। एक्सेसिव फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो गर्दन में कमर में स्ट्रेचनिंग डेवलप हो रही है। स्वदेशी और कारगर मॉडर्न तकनीकों से इलाज में महारत। पालथी मार के बैठ के खाना खाना, इसमें हमारी स्पाइन और हिप का जो लंबोसेक्टरल डिस्फंक्शन होता है वो एक सेटल हो जाता है। जल्दी रिकवरी में मरीजों के सबसे भरोसेमंद थेरेपिस्ट। दर्द आपका दोस्त है, आप उसकी बात को समझना जरूरी है। जिनके नाम अनेक उपलब्धियां, अनेक अवार्ड्स, जिनका मिशन है मरीजों का स्थायी समाधान। मेडिसिन का इसमें कोई यूज नहीं करना होता है, हमें स्पेशल टेक्निक से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होता है। मिलिए उस शख्सियत से जो है भारत की शान। नमस्कार, मैं रचना बंसल, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। भारत की शान में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह। ये ऑस्टियोपैथिक के सलाहकार हैं, साथ ही कायरोप्रैक्टिक स्पाइन मैनिपुलेशन विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर अभिषेक इंद्रप्रस्थ स्पाइन मैनुअल थेरेपी सेंटर और इंद्रप्रस्थ स्पाइन केयर सेंटर के निदेशक भी हैं। इन्हें अपने क्षेत्र में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है और करीब 5000 से ज्यादा रोगियों की जान इन्होंने बचाई है। यदि आप रीढ़ की हड्डी की बीमारी से पीड़ित हैं तो डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह आपकी काफी मदद कर सकते हैं। इंद्रप्रस्थ स्पाइन मैनुअल थेरेपी सेंटर में अत्याधुनिक उपकरण भी मौजूद हैं और टीम में उच्च प्रशिक्षित पेशेवर डॉक्टर्स भी हैं। इन्हें बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड और उल्लेखनीय कार्यों के लिए कई श्रेष्ठ पुरस्कार भी मिल चुके हैं। डॉक्टर अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। हमारे दर्शकों के लिए आसान शब्दों में बताइए कि ये ऑस्टियोपैथिक कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशन आखिर होता क्या है? रचना जी, मैं इसको अगर सिंपल वर्ड्स में अगर समझाने की कोशिश करूं तो ऑस्टियो मीन्स बॉन और पैथी मीन्स डिजीज। हमारे शरीर में बॉन्स, मसल्स, जॉइंट्स, स्पाइन से रिलेटेड कोई भी डिफॉर्मिटी अगर डेवलप होती है, चाहे कोई भी कारण हो सकता है, हमारे गलत उठने बैठने, पोस्चरल फॉल्ट या कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस या फिर पोस्ट फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशंस, जिसकी वजह से जो डिफॉर्मिटी डेवलप होती हैं और उनको हमें मैनुअली टेक्निक्स के थ्रू उनको ट्रीटमेंट देना होता है बाय हैंड्स। तो ये पूरा ट्रीटमेंट जो है वो एक ऑस्टियोपैथिक कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशन के अंदर आता है। अच्छा डॉक्टर, क्या इस मैनिपुलेशन ट्रीटमेंट में दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है या किसी किस्म की कोई खास टेक्निक है जिसका इस्तेमाल होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हम पूरे ट्रीटमेंट को मैनुअली ट्रीट करते हैं, तो इसमें कोई भी अगर फॉल्ट डेवलप होता है, अगर सिंपल वर्ड्स में उसको समझाने की कोशिश करें तो अगर एक हार्ड स्ट्रक्चर किसी सॉफ्ट टिश्यूज को अगर कंप्रेस कर रहा है तो उस स्ट्रक्चर को हमें रिलीज करना बहुत जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें मैनुअली उसको करेक्ट करना होता है। अगर हमें उसको पेन किलर से या किसी मेडिसिन से अगर उस सिम्टम्स को दबाने की कोशिश करते हैं तो इंटरनली वो फॉल्ट धीरे धीरे करके वो डेवलप होता चला जाता है और एक बड़े फॉल्ट की तरफ चला जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो दर्द आपका दोस्त है, आप उसकी बात को समझना जरूरी है। अगर पेन किलर से दबा देंगे तो उस प्रॉब्लम को आप अपने आप ही धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, उसके साथ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते जाएंगे, लाइक स्लिप डिस्क है, उसके साथ में नर्व कंप्रेशन है, उसके साथ में मसल्स में वीकनेस है, नमनेस है, लाइक दैट। तो इस तरीके से हमें मेडिसिन का इसमें कोई यूज नहीं करना होता है, हमें स्पेशल टेक्निक से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होता है। हाँ, अगर किसी वजह से मसल्स अगर वीक हैं, जॉइंट अगर वीक हैं या फिर बोन्स में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो इस कंडीशन में हमें कैल्शियम की मेडिसिन और विटामिन डी की मेडिसिन एज ए सप्लीमेंट के तौर पे आप दे सकते हैं। अदरवाइज पूरा ट्रीटमेंट सब मैनुअली टेक्निक्स के थ्रू चलता है। डॉक्टर, आज के वक्त में ये देखने को मिल रहा है कि कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन में दर्द, शरीर में नमनेस, स्लिप डिस्क या फिर शाटिका रहना, ये बहुत आम बात हो गई है। इसका कारण आपको क्या समझ में आता है? इसकी कोई खास वजह है क्या? रचना जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउअडेज जो हम अभी फेस कर रहे हैं सोसाइटी में, वो आजकल बहुत कम एज के बच्चे तक भी इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टीचर्स, बैंकर्स, इन सब के पीछे उनकी एक सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है और उसमें उनका लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज है, उनका लैक ऑफ न्यूट्रिशस जो डेफिशिएंसी हो जाती है उसमें किसी भी वजह से, चाहे वो बच्चे जंक फूड पर डिपेंडेंसी ले रहे हैं या फिर उनमें कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो रही है, वो नहीं खा रहे, तो ऐसे करके मसल्स में जो वीकनेस आ रही है और उनका उधर पोस्चर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो अपने
लगातार एक ही पोजीशन में बैठ के काम कर रहे हैं, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, और उनको अपने इसकी पोस्चर का ध्यान नहीं, धीरे धीरे करके टेढ़े बैठते जा रहे हैं, तो स्पाइन में डेविएशन शुरू हो गया। आगे झुक के एक्सेसिव फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, तो गर्दन में, कमर में स्ट्रेटनिंग डेवलप हो रही है। इससे क्या हो रहा है कि वो जो मैकेनिकल फॉल्ट डेवलप हो रहा है, जो उसमें प्रेशर डेवलप कर रहा है वो डिस्क के ऊपर, वो धीरे धीरे नर्व के ऊपर कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है। उससे उनको नमनेस, पेन, वीकनेस जो उनके शरीर में आजकल बहुत कॉमन हो गई है, देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने बताया डॉक्टर प्रताप कि फोन या फिर लैपटॉप की वजह से भी लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज तो चूंकि आधुनिक युग है जहाँ पर फोन है, लैपटॉप है और हमारे जीवन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इनके बिना काम नहीं चल सकता। ऐसे में स्पाइन के फॉल्ट्स को होने से कैसे रोकें हम? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज की टाइम में अगर ऊंचाइयों पर चढ़ना है, आज के जो डिजिटल एरा में अगर हमें कुछ कामयाबी लेनी है, तो मोबाइल और कंप्यूटर्स का तो यूज है ही, करना ही पड़ेगा। बट ऐसे में अपने शरीर को मशीनरी बना के न रखें, उसका मेंटेनेंस भी जरूरी है। जस्ट लाइक अगर हम कार से किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो वो कार का मेंटेनेंस और रिपेयरिंग भी जरूरी है। लाइक दैट अपने शरीर का भी एक रूटीन स्ट्रेचिंग, रूटीन में वॉकिंग, सनलाइट एक्सपोजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने पीने का खास ध्यान रखें। एंड जब ये सब चीजों को हमें यूज करना है, तो हमें एक प्रॉपर पोस्चर का बहुत ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सिटिंग पोजिशन में ज्यादा देर के लिए बैठना है, तो हमें चेयर को टेबल से बिल्कुल सटा के, टमी को बिल्कुल उसके क्लोज ले जाके अपनी अपर बॉडी का वेट एल्बोज के थ्रू ट्रांसफर करना है, जिसके थ्रू आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज होगी और ओवरलोडिंग जो है स्पाइन पे है वो थोड़ा सा बचा जाएगा। नॉर्मल रूटीन बाई छोटे छोटे लेवल की अपनी मसल्स की स्ट्रेचिंग है, आप उनको कीजिए ताकि जॉइंट्स के ऊपर ओवर प्रेशर डेवलप ना हो। मसल्स फ्लेक्सिबल रहेंगी, जॉइंट्स भी फ्लेक्सिबल रहेंगे, एजिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो हो जाएगी। तो ऐसी कुछ चीजों से आपको अपने आप को बचा के रखना है, जो आपके ऊपर एक एक्सेसिव लोडिंग क्रिएट हो रहा है और आप उसके वजह से इन प्रॉब्लम्स में फंसते चले जा रहे हैं। डॉक्टर प्रताप, अभी तक आपने हमें स्पाइन के फॉल्ट्स के कारण, उनके बचाव के बारे में अच्छे से बता दिया है, लेकिन अगर किसी को स्लिप डिस्क, शाटिका, पोस्चरल फॉल्ट, हाथ पैरों में नमनेस या फिर इस तरह की कोई भी परेशानी होती है, तो उसको ठीक करने का तरीका क्या होगा? हाँ, ये अब तक तो ये रहा कि जब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो हमें प्रिकॉशंस के थ्रू और अपने आप को बचाया जा सकता है। लेकिन जब प्रॉब्लम हो चुकी है, तब उस कंडीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक राइट डॉक्टर मिलना जरूरी है, हमें एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट मिलना जरूरी है, जो आपको एक राइट वे में उस प्रॉब्लम से निकाले। तो हमारे यहाँ हम क्या है कि उसको ट्रीटमेंट को 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला करेक्शन, दूसरा रिहेबिलिटेशन और तीसरा इलेक्ट्रोथेरेपी। करेक्शन में अगर कोई फॉल्ट डेवलप हो चुका है, जैसे स्कॉलियोसिस है, स्पाइन डेविएशन होता है, एक्सेसिव फॉरवर्ड बेंडिंग से स्पाइन में कर्व जो चेंज हो जाता है, सी शेप में होता है हमारा, वो स्ट्रेटनिंग में आ जाता है। तो ऐसी फॉल्ट्स को जो है हमें अपनी टेक्निक से उसको सेटल करते हैं। दैट मीन्स जो हमारी एक एबनॉर्मल स्टेटस से टू नॉर्मल स्टेटस में हम लाने की कोशिश करते हैं। जॉइंट को सेटल करने के बाद हम मसल्स को, जो वीक मसल्स है उसको स्ट्रेंथन करते हैं और शॉर्टनिंग मसल्स को स्ट्रेच करके उसको काउंटर बैलेंस लेते हैं। तो इस तरीके से हमें किसी न किसी तरीके से नर्व को डिकम्प्रेस करना है, डिस्क के ऊपर से ओवरलोडिंग हटानी है, जॉइंट्स के ऊपर से ओवर प्रेशर हटाना है, और उसके बाद ये प्रॉब्लम सेटल रहे उसके लिए जो रिहेबिलिटेशन में दूसरा पार्ट जो पेशेंट्स का खुद का होता है, उसको सेल्फ एक्सरसाइज के थ्रू उनको हमें बताना है कि आप इनको करते रहिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जो पॉजिटिव फैक्टर है वो अगर आपका रिपीट होता है तो फिर ये प्रॉब्लम आपकी कभी सेटल नहीं होगी। तो इसलिए वो पॉजिटिव फैक्टर जो भी आपके उसको पोस्चर में फॉल्ट क्रिएट कर रहा है, आप उससे बचें। तीसरा जो होता है इलेक्ट्रोथेरेपी, अगर सिम्टम्स आ चुके हैं, पेन है, नमनेस है, तो वो 15 से 20% रोल प्ले करती है इलेक्ट्रोथेरेपी। तो वो एक हम इस तरीके से उसको 3 पार्ट में बांटते हैं। एज अ स्पाइन स्पेशलिस्ट आप अपनी तरफ से कौन से स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे? पालथी मार के बैठ के खाना खाना, इसमें हमारी स्पाइन और हिप का जो लंबोसेक्रल डिस्फंक्शन होता है वो एक सेटल हो जाता है नॉर्मल वे में। वज्रासन में बैठना, इसमें घुटने का और कमर का जो एक एंगल बनता है स्पाइन के लिए, वो एक सेटल हो जाता है नॉर्मली। स्क्वैटिंग पोजीशन माना, अगर कोई पहले इंडियन टॉयलेट में बैठते थे, उससे क्या होता था कि हमारी स्पाइन का, हिप का एक एंगल बनता था, तो इससे हमारी स्पाइन की प्रॉब्लम्स डेवलप नहीं होती थी। एंड लास्ट में मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा, आप पैनिक मत होइए। अगर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कोई प्रॉब्लम थोड़े टाइम में सेट हो जाती है, किसी में थोड़ा टाइम लगता है, बट होते सब ठीक है।
स्पाइन की प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ी, लेकिन आपने बहुत ही आसान सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी और जरूरी जानकारी दी है। डॉक्टर प्रताप, बहुत शुक्रिया आपका Thank you. ये जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू।